brought to you by Infinix। आज पगली उदास है, इसके इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स की सेल मिस हो गई ना। अरे पगली टेंशन मत ले, इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स पे आ रही है सेल फिर एक बार। पगली सेल अभी बाकी है। ये बताइए, ये जो आपने कोंडल धाम वाले नरेश पटेल का जिक्र किया, जरा इनकी कुंडली विस्तार से बांट दीजिए आप और फिर गोपी भी। ये नरेश भाई जो हैं वो चुनावी मेंढक शब्द कहना तो मेरे लिए बहुत उचित नहीं रहेगा, लेकिन जब जब चुनाव आता है ना तब तब नरेश पटेल एकदम एक्टिव हो जाते हैं। वो प्रोटोकॉल के तहत कई बार नरेंद्र भाई मोदी से मिलने चले जाते हैं, आनंदीबेन को मिलने के लिए लखनऊ चले जाते हैं। अजय भाई, तो गुजरात से बाहर के दर्शक है उनको पहले बता तो दीजिए, स्वामी नारायण मंदिर, वो संप्रदाय, उसका गुजरात की जो चेतना है, गुजरात का जो आध्यात्मिक तेवर है और दुनिया भर में जो संप्रदाय के मंदिर हैं, सेवा का कार्य है, थोड़ा उसके बारे में भी बताइए। और इसी में एक और सप्लीमेंट्री सवाल जोड़ देता हूं। हम लोग देखते हैं, गोपी आप भी इस पर बताइएगा, कि कुछ अंबा जी का मंदिर है, प्रधानमंत्री बहुत जाते हैं, सोमनाथ तो है ही, ज्योतिर्लिंग है, द्वारकाधीश है, हमने देखा राहुल गांधी भी वहां गए थे 2017 में। तो ये जो बड़े धर्म स्थल हैं, जो राजनीतिक शक्ति के भी एक बड़े केंद्र के तौर पर देखे जाते हैं कि साहब वहां से अगर कुछ कहा जाएगा, इसीलिए ये नेताओं की लाइन लगती है वहां पर चुनावी मौसम में। जरा उन शक्ति केंद्रों के बारे में बताइए, पहले नरेश पटेल की कुंडली बांट दीजिए। बिल्कुल सर, जैसे कांग्रेस के जमाने में वो जामा मस्जिद से फतवा आता था, तो जामा मस्जिद से जो फतवा आता था वो फतवे के मुताबिक जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी, लघुमती कम्युनिटी या मुस्लिम जो है वो वोटिंग करते थे। इसी तरह से इस बार गुजरात में पिछले 20-25 साल से मैं देख रहा हूं कि खोडल धाम है, सरदार धाम है, उमिया धाम है, विश्व उमिया धाम है, और ये शंभुनाथ टुंडिया जी जिनको धर्मगुरु है, जिनको भी इस बार भारतीय जनता पार्टी ने वोट दी है, वो दलितों की जो गादी है, उनका जो झांझरका का एक मंदिर है सौराष्ट्र में, वो झांझर का मंदिर का जो है वहां से गादी से जो मैसेज आता है, तो गुजरात के सभी दलित जो हैं उनकी बातें जो है मानते हैं। उसी तरह से उस सिलसिले में खोडल धाम है। खोडल धाम जो है गुजरात के लेउआ पटेल वो सबसे पावरफुल कम्युनिटी है। केशुभाई पटेल जो थे वो लेउआ लीडर थे। गोवर्धन भाई झड़पिया जो हैं वो लेउआ पाटीदार कम्युनिटी के लीडर हैं। उसी तरह नरेश पटेल जो है वो लेउआ पाटीदार कम्युनिटी के बहुत ही कद्दावर नेता है। उनका काम वैसे मंदिर के अलावा सोशल वर्क करने का है। सोशल वर्क इन द सेंस के पाटीदार समाज के स्टूडेंट्स जो हैं वो आईएएस बन सके, आईपीएस बन सके, पब्लिक सर्विस में जा सके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पार्टिसिपेट कर सके, बिटिया जो है उनको हायर एजुकेशन के लिए हॉस्टल की फैसिलिटी मिले, उनको अच्छी पढ़ाई दे। इस तरह से समाज में वो फिलांथ्रोपी का काम भी करते हैं, पार्टी से चंदा लेते हैं और अच्छा काम करते हैं। लेकिन चुनाव आता है तब वो अपने पार्टी पटेल के जो नेता लोग हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उन सबसे कहते हैं कि भाई इनको टिकट पॉलिटिकल पार्टी को देनी चाहिए। तो वो इन ए वे एक तरह के एजेंट हैं, जो पाटीदार कम्युनिटी के सीनियर लोग हैं उनको चुनाव में टिकट दिलवाते हैं, और इससे बाद में वो रेवेन्यू मिनिस्टर बनते हैं, पावर मिनिस्टर बनते हैं, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर बनते हैं, या रोड एंड बिल्डिंग मिनिस्टर बनते हैं, ताकि पटेल ज्ञाति का जो एक कहते हैं ना एक हेगेमोनी, इफ आई यूज अ वर्ड, या मोनोपोली होनी चाहिए जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में, वो इस तरह से बढ़ाते हैं। तो पिछली बार उन्होंने कांग्रेस पार्टी से अहमद पटेल से मुलाकात की थी, और एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जब पटेल अनामत आंदोलन हुआ था हार्दिक पटेल का, तो हार्दिक पटेल भी इनको गुरु मानता है, क्योंकि हार्दिक पटेल को भी जो सपोर्ट जो मिलना चाहिए वो नरेश पटेल काफी सपोर्ट उनको सौराष्ट्र से मिल रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अगर नरेश पटेल उस खेमे में चले जाएंगे, और पाटीदार को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया, क्योंकि गुजरात में नाराजगी थी कि आनंदीबेन पाटीदार मुख्यमंत्री थी, उसके बाद आपने जैन मुख्यमंत्री ले आए, तो इसको बदलना है। इसलिए उन्होंने रातों रात भूपेंद्र भाई पटेल को लिया है, ताकि पाटीदार वोट बैंक जो है, जो गुजरात में काफी स्ट्रॉन्ग और इन्फ्लुएंशियल वोट बैंक मानी जाती है, उसको अपनी साइड पे ले आए। तो पाटीदार वोट बैंक जो है, नरेश पटेल वो केजरीवाल से भी नेगोशिएट कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी से भी कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने अपने आप को इन ए वे कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी जी को दिवाली के त्योहारों के पहले दिल्ली में जाके मिल के आए थे, उनका आशीर्वाद भी लेके आए थे, और अब उन्होंने मोदी जी को खोडल धाम में इन्वाइट किया है। तो मोदी जी भी रिलीजियस प्लेसेस में जाते हैं, अभी सूरत में भी जाने वाले हैं, तो अलग अलग जगह जाते हैं और रिलीजन का वो अच्छे से उपयोग करते हैं। जैसे ये स्वामीनारायण संप्रदाय है, तो स्वामीनारायण संप्रदाय के फंक्शन में भी अगर मोदी जी जाते हैं तो मैसेज चला जाता है पूरे संप्रदाय में कि भाई मोदी जी ने अपने संप्रदाय का काम किया।
तो मुरारी बापू हो या रमेश ओझा हो या स्वामीनारायण संप्रदाय हो या द्वारकेश लाल जी हो, वैष्णव संप्रदाय हो, ये सब संप्रदाय के लोग मोदी जी के गुड बुक्स में रहना चाहते हैं, तो इन टर्न इनको पॉलिटिकल फायदा भी होता है। गोपी, मुझे ये बताइए, अजय भाई जैसे इतने विस्तार से बता रहे थे, कांग्रेस के जमाने में भी कांग्रेस का ऐसा ही रसूख होता था इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में, और कांग्रेस इसको काउंटर करने की कोशिश कैसे करती है? जैसे 2017 में हमने देखा था। मैं सौरभ आपको मैं रोकना चाहूंगी, क्योंकि मैंने देखिए, जब मैं समझदार हुई, मैंने पहली बार जब वोट डाला तब गुजरात में बीजेपी का शासन था। मैंने आज दिन तक कांग्रेस का शासन नहीं देखा है जी। और जब आप ये कह रही हैं तो आप एक पूरी जनरेशन की भी नुमाइंदगी कर रही हैं। जर्नलिस्ट पर आपने एज अ जर्नलिस्ट 2007, 12, 17 है ना, ये इलेक्शन देखे हैं। 2 का भी देखा है क्या? 2 का भी देखा है, बिल्कुल, आज तक में ही थे। 2 का भी देखा है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि कांग्रेस किस तरह की कोशिशें करती है इस रणनीति को काउंटर करने के लिए। बीजेपी का जो बैंडवैगन है, हिंदुत्व की जो उनकी लॉरी है ना, उस पे जो सवारी होती है, धर्म संसद का 80 का दशक, विश्व हिंदू परिषद का दशक है ना, का जो पूरा मूवमेंट चला, वो सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा का प्रसंग, वो सब हम जानते हैं, है ना। कांग्रेस इसको कैसे काउंटर करती है? 2002, 7, 12, 17 के चुनाव में आपकी अहमद पटेल समेत कांग्रेस के कई बड़े नेताओं से लगातार बात हुई होगी। माधव सिंह सोलंकी के बेटे हैं, शक्ति सिंह गोयल, सब लोगों से। तो उनकी क्या रणनीति रहती है? क्योंकि 2017 में एक ये डिस्कोर्स भी बड़ा चला था कि जब राहुल गांधी जो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो वो जब जा रहे थे मंदिरों में सब जगह, तो कभी वो रजिस्टर वायरल कर दिया जाता था, कोई कह रहा जनेऊधारी हैं, कोई कुछ कह रहा, तो एक बड़ा दोनों तरफ से कैंपेन चला था। मैं कांग्रेस की रणनीति समझना चाहता हूं कि उन्होंने भी तो कोशिश की होगी ना इन इंस्टीट्यूशंस तक रीच आउट करने की, इनकी गुड बुक में आने की। और 2017 में मैंने वो बहुत क्लियरली देखा, क्योंकि मैं तब सौराष्ट्र, काठियावाड़, कच्छ और नॉर्दर्न गुजरात में ज्यादा घूमा था। एक मुझे क्लियर डिवाइड दिख रहा था गोपी। जो बुजुर्ग पाटीदार थे, जिन्होंने खाम का दौर देखा था, वो बीजेपी छोड़ने को राजी नहीं थे अभी भी। लेकिन जो नया पाटीदार था, चाहे वो कड़वा हो चाहे लेहुआ हो, वो बहुत एग्रेसिवली बीजेपी का विरोध कर रहा था 2017 में। हम जानते हैं 2022 में पाटीदार अनामत आंदोलन के बारे में उस तरह से बात नहीं हो रही है, वो चीजें ठंडे बस्ते में चली गई। पर मैं कांग्रेस की रणनीति समझना चाहता हूं इन 2 प्लैंक्स पर। डोमिनेंट पेजेंट कास्ट विच इज पटेल, जो 85 ऑनवर्ड्स एन ब्लॉक मूव किए बीजेपी की तरफ, जबकि लंबा दौर रहा जब उनका रिजेंटमेंट भी रहा, क्योंकि उनके जो बड़े लीडर थे वो सीएम नहीं थे, जो भी अजय भाई ने कहा। और दूसरा, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का इन्फ्लुएंस और रोल, और उसके पक्ष में आने की या बीजेपी की पॉलिसी को काउंटर करने की कोशिश। ये 2 बिंदु। बिल्कुल, देखिए सौरभ, यहाँ पे ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। अगर आप पूरे देश को छोड़ दीजिए, आप सिर्फ गुजरात की बात करेंगे, तो गुजरात में आपको जो डिवाइड है वो यहाँ पे क्लियरली दिख जाता है। यहाँ पे अगर हिंदू मुस्लिम डिवाइड की बात करेंगे तो आपको वो पॉकेट्स भी दिख जाएंगे जहाँ पे सिर्फ मुस्लिम रहते हैं, और वो पॉकेट्स भी मिलेंगे जहाँ पे सिर्फ हिंदू रहते हैं। और गुजरात में अक्सर हम लोग कहते हैं, अगर कोई शख्स है जो वहां पे रहता है, जो बिल्कुल दोनों इलाके शुरू होते हैं, जिस इलाके में रहता है, तो हम कहते हैं अरे ये तो बॉर्डर पे रहता है। मतलब बॉर्डर यानी क्या? सोसाइटी है और इलाके बिल्कुल बटे हुए हैं यहाँ पे। और आज भी मतलब 2002 के दौर से मैं बात करूं आपको, तो वो जो गहराई, वो खाई जो क्रिएट हुई थी, चाहे वो सबका साथ सबके विकास का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए दिया था, लेकिन आज भी लोगों के दिमाग में वो जहन अभी भी आ जाता है। और कांग्रेस ने कभी उस दिशा में आगे बढ़ने का जो प्रयास है वो 2017 के चुनाव से पहले कभी करते हुए मुझे नहीं दिखा था। क्योंकि कहीं ना कहीं जब गुजरात में बात आती है, हिंदुत्व की बात आती है, तो लोग वन वे चले जाते हैं। और यहाँ पे आज भी लोग ये कहते हैं, देखिए 2002 में 127 सीट आई थी बीजेपी की, उसकी वजह थी कि लोग हिंदू बन के वोट डाल रहे थे। वहां पे ओबीसी, पाटीदार, ये अलग अलग कम्युनिटी डिवाइड नहीं था। अगर 2007 में 7 की बात की जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो बयान आया था, मौत का सौदागर वाला एक बयान आया था, और ये पूरी राजनीति रणनीति पूरी चेंज हो गई थी। और तब भी
लोग जो है वो बकायदा यहाँ पे आपको ये कहा जाता है, मतलब 2022 में हम लोग बैठे हुए हैं, और मैं अगर पिछले सालों की बात करूं तो यहाँ पे गुजरात के अंदर ये कहा जाता है कि अगर कहीं पे हिंदू मुस्लिम हो गया ना तो पूरा इलेक्शन वन वे चला जाएगा। अजय भाई इससे डिनाई नहीं कर सकते। अजय भाई, लगता है ना आपको कि जब भी हिंदू मुस्लिम की बात आती है तो पूरा पूरा एक लगता है कि ये पूरा वन वे इलेक्शन चला जाएगा और जीत बीजेपी की ही होगी, क्योंकि गुजरात के लोगों के जहन में ये चीजों को डाल दिया गया है। अगर आप देखिए, प्रधानमंत्री भी जब यहाँ पे आते हैं तो प्रधानमंत्री भी ये कहते हैं कि कांग्रेस का शासन था, दंगे होते थे, 20 साल से बीजेपी का शासन है, कभी कर्फ्यू नहीं लगा है। आप क्यों दंगों को याद करवा रहे हैं? आपको दंगे इसलिए याद करवाने पड़ रहे हैं क्योंकि आपको वोट चाहिए लोगों के, आपको वही हिंदुत्व की भावना एक बार फिर लोगों के जहन में लानी है और आपको वही चीजें करनी है, तभी आप ये सारी चीजें याद दिलवा रहे हैं। और इस चुनाव में भी आप याद कीजिए, जब अमित शाह ने यहाँ पे कैंपेनिंग शुरू की, अर्बन नक्सल का जिक्र किया और उसके बाद दंगों का जिक्र किया, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है, हालांकि कांग्रेस जो है, मुझे कई बार सवाल होता है कि कांग्रेस क्यों इन चीजों को मिटाने की कोशिश नहीं करती। आज भी लोग, अगर गुजरात में बात की जाए, कांग्रेस तो ये मुसलमानों की पार्टी है, बीजेपी तो हिंदू की पार्टी है। ये डिवीजन आपको दिखेगा, बकायदा ये डिवीजन दिखेगा आपको, चाहे वो लोकल इलेक्शन हो या लोकसभा के इलेक्शन हो, यहाँ पे डिवीजन दिखता है। और साथ ही सबसे, अगर सौरभ यहाँ पे लोगों के जहन की बात करें या लोगों के दिमाग की लोगों की सोच की बात करें, तो लोगों की सोच में ये चीज जरूर आ जाती है कि अरे हम हिंदू है, अरे हम मुसलमान है। ये वाला जो एक क्राइटेरिया सेट किया गया है, ये बहुत ही एक गुजरात में ये चीज आपको, अगर आप बाहर से भी आते हैं तो आपको ये चीजें यहाँ पे दिखेगी कि ये देखिए ये इलाका आ गया, ये इलाका आ गया, और दोनों के बीच के डेवलपमेंट का जो फासला है वो भी आपको दिखेगा। साथ ही कांग्रेस ने इस फासले को मिटाने की क्यों कोशिश नहीं की? कांग्रेस ने कभी इस और राजनीति ही नहीं की है। और 2017 में पहली बार जब राहुल गांधी मंदिर मंदिर घूम रहे थे और जिस तरीके के पाटीदार विरोध चल रहा था और राहुल गांधी हिंदुत्व के नाम पे ये सारी चीजें कर रहे थे, तब शायद पहली बार मुझे और खास करके कई पत्रकारों को ऐसा लगा था कि कांग्रेस भी हिंदुत्व की पार्टी हो सकती है, अगर उसको वोट दिया जा सकता है, उसको हिंदू वोट दे सकते हैं। तो ये चीजें 2017 में एक प्रयास के तौर पर कांग्रेस के जरिए किया गया, लेकिन नतीजा क्या हुआ? 22 आते आते पूरी तरीके से कांग्रेस वापस वही उसी रास्ते पे चली गई है। और इस बार तो एआईएमआईएम भी चुनावी मैदान में, एआईएमआईएम तो और ज्यादा इन चीजों को लेकर लोगों के बीच में, और कहीं ना कहीं नुकसान जो है, जो खामियाजा है, वो भी एआईएमआईएम के आने से यही बताया जा रहा है, क्योंकि मुस्लिम वोटर्स जो है वो बढ़ जाएंगे और नुकसान जो है वो कांग्रेस को जाएगा। कहीं पे ये जिक्र नहीं होता कि बीजेपी का नुकसान होगा, यही जिक्र होता है कि नुकसान जो है वो कांग्रेस को होगा क्योंकि मुस्लिम वोटर्स जाएंगे।